हम एनर्जी मेथड कर रहे थे, एनर्जी मेथड को ही कंटिन्यू कर रहे थे। कल हमने डिस्कशन किया था एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पोटेंशियल एनर्जी भी डिस्कस किया था टाइम के फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी भी एंड टोटल एनर्जी भी टाइम के फॉर्म में लेके इंडिपेंडेंट आया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो सबसे पहले एसएचएम के इक्वेशन में एक्स नॉट साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी कुछ भी हो सकता है, हम साइन वाले से स्टार्ट कर रहे हैं लेट। अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिखा है, जैसे कल वाले में क्या साइन वाला लिए थे कॉस वाला लिए थे, देखो साइन वाला ही था। कल के डिस्कशन में एक्स साइन थीटा वाला साइन ओमेगा टी का था या कॉस ओमेगा टी, कॉस वाला था, कॉस का था, ध्यान से देखो। तो आज भी कॉस का ही ले लें, मतलब कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि चीजें बदल जाने से। हाँ साइन का लेंगे तो साइन के हिसाब से अलग ग्राफ बनेंगे, कॉस वाला लेंगे तो कॉस वाले अलग ग्राफ बनेंगे। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि जो कल हम जो वाला ग्राफ बनाए थे उसी के लिए डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाए, ठीक है ना। कल कॉस का था, मींस कॉस वाला था एक्स का इक्वेशन। अगर एक्स ऐसा है तो इसके लिए वेलोसिटी क्या होगी, dx अपॉन dt, एक्स नॉट कॉस का डिफरेंशिएशन ये दो टर्म है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होगा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा। सो v इज कमिंग टू बी x नॉट एंड ओमेगा एंड माइनस साइन ओमेगा t वेलोसिटी, राइट। ना अगर x का इक्वेशन ये है, इसमें से मैं निकालूंगा cos ओमेगा t और ये मुझे दिखेगा कुछ स्मॉल x अपॉन कैपिटल X नॉट। अगर साइन ओमेगा टी के टर्म्स में यहाँ पे अवेलेबल है तो मैं साइन ओमेगा टी का इक्वेशन निकालूंगा और साइन ओमेगा टी क्या बन गया, v अपॉन एक्स नॉट इंटू ओमेगा विथ माइनस, और मुझे पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करा देंगे। कॉस स्क्वायर को भी और साइन को भी स्क्वायर करके ऐड कराएं, दैट मस्ट बी 1। तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू साइन स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर करेंगे माइनस हट जाएगा एंड विल बिकम एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ ये जो टर्म होती है ध्यान रखना, ओमेगा इंटू एक्स नॉट, इसको बोलते हैं v नॉट, या इसी को हमने बोला था वेलोसिटी एट मीन पोजीशन या मैक्सिमम वेलोसिटी, राइट। velocity at mean position also. So अगर मैं इसमें से वेलोसिटी को निकालना चाहूँ, so that velocity can be represented as ओमेगा, तो ये बन जाएगा, इन दोनों में से देखो 1 अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर कॉमन ले लो और ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। That
मीन वेलोसिटी का स्क्वायर आपको आ गया ये v स्क्वायर ही तो हमको चाहिए था काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए. काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ये रिलेशन हमेशा करेक्ट है चाहे x साइन का इक्वेशन हो या cos का इक्वेशन. इट विल ऑलवेज वर्क. कोई भी SHM होगा उस SHM के लिए ये हमेशा वैलिड है. इससे अगर हम वेलोसिटी लिखना चाहें कि अगर किसी पार्टिकल का कुछ डिस्प्लेसमेंट हो तब कितनी वेलोसिटी होगी, दैट वी कैन राइट एज velocity of particle at any displacement x. So now potential energy as a function of x, ये तो ऐसे ही लिखेंगे 1/2 kx square. ये ऑलरेडी x डिस्प्लेसमेंट ही है, x के फॉर्म में ही, कोई नहीं करना. काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x, v स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे x के फॉर्म में. ठीक है ना. सो नाउ ये हो गया काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x. टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट थी, कल हमने प्रूव कर दिया टाइम के फॉर्म में, तो इधर भी कांस्टेंट आनी चाहिए सेम, राइट. पोटेंशियल एनर्जी एट एनी x प्लस काइनेटिक एनर्जी एट एनी x, दोनों का सम इंडिपेंडेंट ऑफ x रहना चाहिए. एडिंग देम टुगेदर हाफ kx स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एंड कैपिटल X नॉट स्क्वायर माइनस स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, वी नो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन m. ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन m. ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे. तो टोटल एनर्जी बिकमिंग 1/2 kx स्क्वायर प्लस 1/2 m. ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू m कैंसिल, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो kx स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई. इस टोटल एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ x. ये x नॉट क्या था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, राइट. मींस टोटल एनर्जी कैन आल्सो बी, कल हमने सीखा था ना, टोटल एनर्जी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टोटल मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में. दिस कैन आल्सो बी रिटन एज हाफ m v नॉट स्क्वायर. v नॉट की वैल्यू x नॉट इंटू ओमेगा, या इसी को हम बोलते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो कुछ भी होगी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है एंड रिमेन कांस्टेंट. नाउ अब इनके ग्राफ बनाते हैं. कल हमने जो ग्राफ सीखे थे वो टाइम के फॉर्म में था, आज हम जो ग्राफ सीखने वाले हैं वो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में रहेंगे. पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x.
पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड मीन पोजीशन के, ये मीन पोजीशन है। एंड दिस इज गोइंग टू द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इतनी है। और ये एक पैराबोलिक ग्राफ है, ये एक पैराबोलिक ग्राफ है, एक्स डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ अगर हम डिस्कस करें, ये था काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन। या इसी को हमने लिखा जी, सेम है। जब स्मॉल एक्स की वैल्यू कैपिटल एक्स है, मींस हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, तब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, राइट। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे इसमें k अपॉन m, तो m से m कट जाएगा, बस k बचेगा, वो k बचेगा। इसको अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करूं तो ध्यान देना, एग्जैक्टली इसी ग्राफ का उल्टा मिलेगा। And this is the maximum value of Ke max। जब मीन पोजीशन पे है पार्टिकल तब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे था तब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। मीन पोजीशन नाउ सब सुपरपोजिशन ऑफ दिस टोटल एनर्जी, दोनों को अगर हम ऐड कर दें, टोटल एनर्जी कांस्टेंट आ रही है, which must be coming constant always। तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा टोटल एनर्जी? लाइन है, ये है टोटल एनर्जी, where this was kinetic energy at any x, this was potential energy at any x, और इन दोनों का सम करा दें तो टोटल एनर्जी मिलेगा, और हमेशा कांस्टेंट। टोटल एनर्जी इज ऑलवेज हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी था हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ के कैपिटल एक्स नॉट स्क्वायर माइनस स्मॉल एक्स स्क्वायर। ना ये ग्राफ हमें एक आइडिया देता है कि ये एक ऐसे दो पॉइंट मिल रहे हैं हमको जहां पर पोटेंशियल एनर्जी और
काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब उन दोनों की वैल्यू सेम है। एसएचएम के दौरान वन साइकिल कंप्लीट होने में दो ऐसे पॉइंट मिलेंगे, मीन सॉरी 4 पॉइंट मिलेंगे, 4 बार ये पोजीशन आएगी। अगर पार्टिकल को इधर से रिलीज किया गया, ठीक है ना, हमने स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम को दूर ले जाके खींच के छोड़ दिए, यहाँ पे छोड़े, पहले वो मेन पोजीशन पे जाएगा, फिर इस साइड जाएगा, फिर इस साइड आएगा, फिर इधर वापस आएगा। पूरे एक साइकिल होने में पहली बार x1 मिलेगा, फिर मेन पोजीशन पे गया, फिर x2 मिलेगा, फिर एक्सट्रीम पे गया, फिर रिटर्न होगा तो x2 मिलेगा, फिर मेन पोजीशन पे आया, फिर से x1 मिला, फिर वापस यहाँ। करेक्ट ना? एक साइकिल कंप्लीट होने में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी 4 बार इक्वल थे। समझ में आया? सो एट x1 एंड x2 are equal. What is the value of x1 and x2? सिमेट्रिक ग्राफ है इसलिए इनकी मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू सेम होगी, पॉजिटिव नेगेटिव साइन से। x1 को अगर पॉजिटिव बोलेंगे तो x2 को क्या वैल्यू निकालो जल्दी है। हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाफ के कैंसिल, क्या बच रहा है? क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, वो लोकेशन बताओ जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बराबर थे, या x की वो वैल्यू बताओ जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का डबल है, या पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का डबल है। हर बार ये सिचुएशन 4 बार, एक साइकिल में 4 बार होंगे, ठीक है ना? सो नाउ अगर ये सिचुएशन, अच्छा आप यहाँ बताओ तो नोट करके लिख लो, इन वन साइकिल दिस कंडीशन विल बी अचीव्ड 4 टाइम्स। इन वन कंप्लीट साइकिल दिस कंडीशन विल बी अचीव्ड 4 टाइम्स। इसके बाजू में इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ SHM, इन वन कंप्लीट, वो जो अपन ने इक्वेशन लिखा था ना P इक्वल टू के, उधर ही लिखना, कहीं और लिखो तो भूल जाओगे, इधर ही बाजू में लिखना। ये कंडीशन एक साइकिल में 4 बार अचीव होगा। इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ SHM इट विल बी अचीव्ड 4 टाइम्स। ठीक है ना? वो मैंने एक्सप्लेन किया डायग्राम में, समझ में आया कैसे 4 टाइम अचीव हो रहा है। तो अगर कोई पूछे 3 साइकिल में बताओ या 2.5 साइकिल में कितनी बार हुआ होगा? एक साइकिल में 4, दूसरी साइकिल में भी 4, और हाफ साइकिल में 2 टाइम्स। 4 + 4 + 2 8 10, राइट? टोटल 10 टाइम्स ऐसा हुआ होगा। कई बार ऐसे नंबर भी पूछ लेता है कि ऐसी सिचुएशन बताओ 0 से 10 सेकेंड में कितनी बार हुआ होगा। तो अपने को 10 सेकेंड अगर टोटल टाइम दे दिया तो हमको बस यही तो निकालना है कि साइकिल टाइम कितना है। अगर साइकिल टाइम 4 सेकेंड था तो 4 सेकेंड, 4 सेकेंड और 2 सेकेंड, मतलब 2.5 साइकिल। अगर 2 सेकेंड होगा साइकिल टाइम तो 5 साइकिल कंप्लीट हो चुके होंगे। और एक साइकिल में अगर ये चीज़ 4 बार हो रही है तो 5 साइकिल में 5 × 4 20 टाइम्स इट इज बीन डन। कई बार काउंट पूछ लेता है, ठीक है ना? इन वन कंप्लीट इट विल बी अचीव्ड 4 टाइम्स। ठीक है? तो ना इसको आगे सॉल्व करो और x की वैल्यू बताओ क्या है। x1 x2 की वैल्यू x स्क्वायर इज इक्वल टू x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इस x को इस साइड ले आओ। 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू x नॉट स्क्वायर। दिस मींस x स्क्वायर इज इक्वल टू x नॉट स्क्वायर अपॉन 2 means x is equal to plus minus x naught upon root 2 means जो x1 है वो plus x
नॉट अपॉन रूट 2 है, तो x2 क्या है माइनस x नॉट अपॉन रूट 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे इक्वल टू के लिए हमने बोला 4 बार होगा, अगर इक्वल टू नहीं है कुछ और वैल्यू दे दिया, इसमें बोला व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये भी 4 बार होगा कि नहीं होगा। कोई भी फ्रैक्शन इस एनर्जी के रिलेशन में, कोई भी फ्रैक्शन अगर आए 4 बार रिसीव होगा, ठीक है ना। इसके साथ एक और नोट बनाना, इस टाइप का रिलेशन किसी भी फ्रैक्शन के लिए 1 कंप्लीट साइकिल में 4 बार अचीव होगा। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी कैन बी ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक साइकिल में 4 बार अचीव होगा। समझ में आ रहा है? ओके, ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हमने इसमें ये सीखा कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तो नोट बना के लिख लो, या कल हमने लिख लिया है इन SHM टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, देखो कल लिखा है क्या, रिमेन कंजर्व लिखा है ना। ठीक है, तो ना अब इसका हम उल्टा लॉजिक लगाते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार फोर्स की मेथड से ना इक्वेशन ऑफ SHM निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट एनर्जी की मेथड आसान हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को देख के विजुअलाइज कर पाते हैं और लिखना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो हम इसका उल्टा लॉजिक कैसे लगाते हैं, अगर टोटल एनर्जी कांस्टेंट है तो टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, मींस डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू 0 विद टाइम, और ये करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नाउ इस क्वेश्चन की हेल्प से करेंगे हम। देखो, लेट से ये एक स्प्रिंग है, यहाँ पे एक पुली कनेक्टेड है और एक ब्लॉक है, ठीक है ना। ओके, स्प्रिंग में ऑलरेडी डेल्टा का एक्सटेंशन हो चुका है। स्प्रिंग की ये थी नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग की ये नेचुरल लेंथ थी, थोड़ा सा एलोंगेट हुआ है स्प्रिंग, और अभी स्प्रिंग ये डेल्टा एलोंगेशन की कंडीशन में है। एंड नाउ दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है ना, सच दैट mg is equal to k delta at mean position क्या ये समझ में है? अगर वो सिस्टम रेस्ट पे है, mg नीचे की ओर लग रहा है, स्प्रिंग की वजह से जो स्प्रिंग फोर्स k डेल्टा लग रहा है स्प्रिंग में, ऊपर की ओर लग रहा है, तभी तो वो रेस्ट पे है ना, नहीं तो रेस्ट पे रह सकता था क्या? नहीं। अगर सिस्टम रेस्ट पे है मींस ब्लॉक में अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, तो यहाँ पे भी अभी k डेल्टा बाहर की ओर लग रहा है। अगर हमने इस ब्लॉक को मीन पोजीशन से डिस्टर्ब किया, x नीचे लेके आए, तब क्या होगा? और आपसे पूछा जाए कि बताओ इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है और आप कैसे लिखोगे? तो सिस्टम देखने में तो लग रहा है कि सिंगल ब्लॉक स्प्रिंग प्रॉब्लम टाइप का लग रहा है, लेकिन पुली वगैरह कनेक्टेड है और ये हॉरिजॉन्टल में है और स्प्रिंग भी ऑलरेडी स्ट्रेच्ड कंडीशन में, थोड़ा सा कंस्ट्रेंट क्रिएट हो रहा है। So now I will suggest let's write kinetic energy and potential energy of the block. अगर मैं इसको नीचे लाके कहीं छोड़ा होगा तो उसमें kinetic energy रही होगी, kinetic energy of the block will be written as 1/2 mv square. ब्लॉक जब किसी x की वैल्यू पे होगा तो मान लो उसकी वेलोसिटी v है, so we'll be having this much kinetic. एंड जब ब्लॉक को हमने x और नीचे किया था तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई होगी स्प्रिंग में? अब पोटेंशियल एनर्जी दो लेना है, ध्यान देना, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी भी है ना, तो मैं लिखूंगा हाफ के x प्लस डेल्टा का स्क्वायर,
डेल्टा पहले से जो इलोंगेशन था हमने x और खींचा। हम अगर इसको x और नीचे ले जा रहे तो ये एंड x और आगे जाएगा, करेक्ट। टोटल एनर्जी इन स्प्रिंग माइनस बॉडी को अगर हम नीचे की ओर ला रहे हैं तो ग्रेविटेशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी? डिक्रीज, माइनस mgx। कोई डाउट? अगर यही ब्लॉक ऊपर गया होता है x हाइट तो प्लस mgx, दोनों पोटेंशियल एनर्जी काउंट हो गई। और कुछ तो नहीं है, ओके। अब मुझे अगर इससे इक्वेशन ऑफ SHM बनाना है तो आई नो टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम कांस्टेंट होगा। ये हमें पता है, हमने सॉल्व कर ली थी। किसी भी SHM में कोई लॉसेस नहीं हो रहे हैं तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व रहेगी। दोनों को सम करा दो, टोटल एनर्जी लिखी जाएगी 1/2 mv² प्लस 1/2 k x प्लस डेल्टा का स्क्वायर माइनस mgx। इतना ही है, और कुछ तो नहीं है। नाउ वी नो पोटेंशियल टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, सो dTe अपॉन dt मस्ट बी इक्वल टू 0। टोटल एनर्जी जो कि कांस्टेंट है उसका टाइम के साथ वेरिएशन हो रहा है क्या? नो, मींस कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0। तो हम इस पूरे को डिफरेंशिएट करते हैं और इसको इक्वेट करा देंगे 0 से। 1/2 m फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, मास कांस्टेंट था तो डिफरेंशिएशन वेलोसिटी का होगा यहाँ पे। वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ। सेकेंड टर्म x प्लस डेल्टा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस m इंटू जी एंड d अपॉन dt ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू 0। टोटल एनर्जी के हर टर्म का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ करके इक्वेट कराना है 0 से, राइट। अब v² का डिफरेंशिएशन क्या होगा टाइम के साथ, बताओ जल्दी बताओ, सबको आता है। 2v इंटू dv अपॉन dt। भूल गए हो तुम लोग, बेसिक डिफरेंशिएशन भी है ना, वो आना चाहिए, वही होगा। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है ना, डिफरेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन होगा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाना। इधर भी 2 टाइम्स ऑफ x प्लस डेल्टा इंटू dx अपॉन dt प्लस 0। डेल्टा का डिफरेंशिएशन 0 होगा क्योंकि डेल्टा कांस्टेंट है। mg भी कांस्टेंट था, k भी कांस्टेंट था, डेल्टा की वैल्यू फिक्स है। डेल्टा एक कांस्टेंट है, ठीक है ना, इसलिए डेल्टा का डिफरेंशिएशन भी 0 हो गया। नाउ माइनस m इंटू जी dx अपॉन dt क्या बन गया? वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। ओके, ये dx अपॉन dt को भी वेलोसिटी लिख देंगे आगे। तो जहां जहां 2 है इस 2 को कैंसिल आउट कर दो, ब्रैकेट ओपन हो गई, बन गया m इंटू v एंड dv अपॉन dt। dv अपॉन dt को क्या एक्सेलरेशन लिख दें?